हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है हमारा कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग विषयों एवं चीज़ों पे अपना ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने इस विषय को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि कृषि क्या है। तो कृषि की दृष्टि से जो भारत है ना, एक मुख्य देश है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो वर्तमान समय में भी मुख्य रूप से कृषि के ऊपर ही निर्भर हैं और आज भी कृषि को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। खेती का जो महत्व है, ठीक है, हमें अपने देश की जनसंख्या को देखकर ही ज्ञात होता है, क्योंकि भारत में ग्रामीण जनसंख्या में रहने वाले लोगों का भाग अधिक है, तकरीबन 70%। ठीक है, वही शहरी क्षेत्रों में भारत की 30% जनसंख्या रहती है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि 70% जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। तो ऑब्वियसली आज भी जो लोगों का जो मेन जो एक्टिविटी है और जो ज़्यादातर रोज़गार उपलब्ध करवाता है तो वो हो गया कृषि, वो हो गया प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी है ये। इसके साथ जो कृषि है वो वर्तमान समय में सभी उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करता है, यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये सभी जो है हमें कृषि से ही मिलता है, उद्योगों से ही मिलता है। ठीक है, इतने कुछ के बाद भी कृषि के सामने में कई समस्या है, जैसे कि अत्यधिक सिंचाई, ज़्यादा मात्रा में सिंचाई होता जा रहा है, इरिगेशन होता जा रहा है, जिससे जो भूमि है वो खराब होती जा रही है। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होता जा रहा है, जिसकी वजह से भूमि की क्षति होती जा रही है, भूमि को नुकसान पहुंचता जा रहा है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण इतना ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है कि जिससे भूमि की क्षति होती जा रही है, लैंड डिग्रेडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कृषि की कुछ मुख्य जैनमेन समस्याएँ। ठीक है, तो आपको अगर इसके इंट्रोडक्शन को लिखना हो, अगर आपको इसके इंट्रोडक्शन को समझना हो तो आप ये समझिए कि भारत जो है कृषि की दृष्टि से मुख्य देश है और यहाँ के आज भी जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो आज भी कृषि के ऊपर ही निर्भर हैं। ठीक है, अगर खेती के महत्व को देखना है, खेती को समझना है, तो हम यहाँ के देश की जनसंख्या को देख के समझ सकते हैं कि आज भी देश की 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहीं 30% जनसंख्या शहरों में रहती है। तो आज भी जो कृषि है वो आज भी काफ़ी बड़े मात्रा में लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाता है और लोग भी इससे काफ़ी बड़े मात्रा में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके साथ वर्तमान समय में जितने भी उद्योग हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो ये रॉ मटेरियल जो है ये कृषि से ही मिलता है, एग्रीकल्चर से ही मिलता है। ठीक है, इतने कुछ के बाद भी कृषि के सामने में कई समस्या है, जैसे कि ज़्यादा सिंचाई हो गया, कीटनाशकों का उपयोग हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया। तो ये इसकी कुछ मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, उसको कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारक है वो है भौगोलिक कारक। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर। देखो, भौगोलिक कारक जो है कृषि को कैसे प्रभावित करता है, इसमें मैंने आपके साथ लिख दिया है, जलवायु लिख दिया है, मैंने तापमान लिख दिया है, जल लिख दिया है, नेचुरल वेजिटेशन लिख दिया है। ठीक है, ये सभी अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को और ये सभी भौगोलिक कारक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक कारक में देखेंगे जलवायु। अब मान लीजिए भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ के जो लोग हैं आज भी खेती करने के लिए जलवायु के ऊपर ही निर्भर है। कहीं की जलवायु सरद है, कहीं की जलवायु गर्म है, कहीं की जलवायु में वर्षा है, ऐसे ऐसे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हर जगह पे क्या होता है, फसल होता है। हम जलवायु के अगेंस्ट जाके खेती नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लीजिए किसी जगह का तापमान अच्छा है, जहाँ पर तापमान ठीक है, अच्छा है, वहाँ का फसल ऑब्वियसली किसी फसल के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और जहाँ पे तापमान जितना होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है, तो क्या फसल हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, तीसरा हो गया जल। अगर जल है तो आप कह सकते हैं कि खेती अच्छी से होगी, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। अगर जल ही नहीं है तो पौधों में पानी कहाँ से डालेंगे? नेचुरल वेजिटेशन, कोई इलाका ऐसा है जो बहुत ही फॉरेस्ट कवर है, बहुत जंगल वाला इलाका है, वहाँ पे खेती संभव नहीं। ठीक है, तो ये हो गए ज्योग्राफिकल फैक्टर जो भौगोलिक रूप से खेती को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जलवायु के ऊपर निर्भरता। जहाँ की जलवायु अच्छी होगी ऑब्वियसली वहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ पे खेती अच्छी होगी। किसी किसी फसल के लिए तापमान अच्छा चाहिए, अगर उसको तापमान उस हिसाब से नहीं मिलेगा तो फसल अच्छी होगी नहीं। जल हो गया, अगर वाटर मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं, तब कोई फसल जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। उसके बाद हो गया आपका नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अगर किसी इलाके में या वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा है, उस इलाके में भी आप सोचेंगे कि खेती हो तो वो भी प्रॉपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर हो गया वो है आपका, दूसरा फैक्टर हो गया वो है आपका आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर आपके पास पूंजी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप खेती करने का सोच नहीं सकते।
तो पूंजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, इसके साथ आपकी हो गई मशीनें हो गई, आपके साथ आपके परिवहन हो गए, आपके साथ संचार हो गए, ये सभी चीज़ें भी कृषि को प्रभावित करके कृषि को अफेक्ट करती है। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है वो है हमारा सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। सामाजिक कारक कैसे कृषि को प्रभावित करता है, तो आप देख सकते हैं कई इलाके ऐसे हैं भारत के जहाँ पे समाज के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे खेती को देखते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे मानो जिस जगह की जो समाज है किसी एक चीज़ की खेती को प्रमोट करती है तो वहाँ पे सिर्फ उसी चीज़ की खेती देखने को मिलेगी। अगर उस जगह की समाज उस खेती को प्रमोट नहीं कर रही है या उनको उगाने का इंटरेस्ट ही नहीं है तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसा मानो कि कोई समाज ऐसा है जो मांसाहारी है, वो सोसाइटी पूरा मांस खाने पर डिपेंड है, तो वहाँ खेती हो नहीं सकती। कोई सोसाइटी ऐसा जो पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, तो वहाँ पे खेती को जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ज़्यादा अहमियत दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है वो है हमारा राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर। राजनीतिक कारकों के कारण भी जो है खेती को बढ़ावा मिलता है और खेती प्रभावित होती है। अब मान लीजिए कि सरकार की कोई योजना है, कोई प्लान है, वो इतने बेहतर हैं, इतने अच्छे हैं कि लोग खेती करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई बार सरकार के स्कीम्स उतने अच्छे नहीं होते कि लोग खेती से अपना ध्यान हटा लेते हैं, अपना ध्यान जो है पीछे कर लेते हैं क्योंकि सरकार के स्कीम उनको पसंद नहीं आई, खेती में उनको लाभ नहीं दिखा। तो ये राजनीतिक कारक भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है खेती को प्रभावित करने में। उसके बाद हो गया आपका अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपका, आपके इलाके में कृषि के तरीके कैसे हैं, आपके इलाके में मशीन है कि नहीं है, आपके इलाके में ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है, किसानों को बाहर से कनेक्शन के लिए कम्युनिकेशन बेटर है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा सड़क बना है कि नहीं बना नियर बाय में, कि क्रॉपिंग होती जा रही है, फसल होता जा रहा है, बट वो सही जगह पे तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये हो गया अब संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी जो है खेती को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो कृषि को सामान्यतः कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें मैंने भौगोलिक कारक की आपके साथ बात की, आर्थिक कारकों की बात की, सामाजिक कारकों की बात की, राजनीतिक कारकों की, अवसंरचनात्मक कारकों की। इनके अलावा कुछ और कारकों पे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, इनके अलावा आप देख सकते हैं संस्थागत, यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट, लैंड होल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, इरीगेटेड एरिया, सिंचाई का एरिया है कि नहीं है, वहाँ पे मशीन है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, चीज़ों को स्टोर करने का है कि नहीं है, मार्केट है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है, जो अभी हमने पीछे बात किया था अब संरचनात्मक में, वो उसी का वही फैक्टर है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अच्छी है कि नहीं। सोशो इकोनॉमी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो लोग खेती को प्रमोट करेंगे या फिर इंडस्ट्री में जाएंगे। गरीबी ज़्यादा है तो खेती को के बारे में सोचेंगे या फिर खेती करेंगे ही नहीं। साक्षरता है, उनके पास शिक्षा है, तो लोग जो खेती करेंगे वो बेटर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर हैं जो अफेक्ट करती हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो खेती को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब जो हम बात करते हैं कृषि के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो जब हम कृषि की बात करते हैं तो इसको कई प्रकारों में विभाजित किया गया है, जैसे कि इसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं। फिर है आपका दूसरा गहन जीविका निर्वाह कृषि है। तीसरा हो गया आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि हो गया। फिर हो गया आपका मिश्रित कृषि हो गया। फिर हो गया आपका डेयरी कृषि हो गया। फिर आपका रोपण कृषि हो गया। फिर आपका सहकारी कृषि हो गया। तो ये कृषि के कुछ मुख्य प्रकार हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार हैं कृषि के, बट जनरली आपको इतने को समझने की जो है क्या है अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वन बाई वन। जो पहला है हमारा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग के टाइम में जीवन के निर्वाह के लिए जो खेती की जाती थी उस तरीके की कृषि को हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे इस कृषि मतलब प्रारंभिक समय में स्टार्टिंग के टाइम में इसको जीविका निर्वाह यानी कि लोगों का जो जीवन था वो इन्हीं कृषि से निर्वाह होता था, इसलिए इसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो कृषि है आज के टाइम में भी भारत में की जाती है और इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको झूम की कृषि कहते हैं, इसको कर्तन दहन निर्वाह कृषि के नाम से भी जानते हैं, इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, आदिकालीन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान पर लोग जाते हैं, वहाँ के वृक्षों को काटते हैं और जला देते हैं। तो जब वहाँ का लैंड खाली हो जाता है तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। 3-4 सालों तक वहाँ पर खेती किया और जब वहाँ की भूमि फिर अनफर्टाइल हो गई, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो वो लोग वहाँ से जाते हैं किसी दूसरी जगह, वहाँ पर जाके फिर से उसको काटा एंड जलाया। ठीक है,
और उसके बाद जो है जनरली क्या किया, फिर से उसी तरीके की खेती करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि को ही हम स्थानांतरणशील कृषि या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। तो इस कृषि का कुछ सकारात्मक तो जो भी कुछ हो कि लोगों का पेट भर जाता है, लोगों के पास भोजन उपलब्ध हो जाता है, बट इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। जैसे कि जो मृदा है वो काफ़ी क्षति पहुंचती है मृदा को, वृक्षों की अत्यधिक कटाई होती है, और पर्यावरण पे भी जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने अगले पे क्या, तो इसी को आप देख सकते हैं, ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का एक फ़ोटो है। ठीक है, जिसमें जो मैंने अभी गूगल से लिया है, इसमें है क्या, आप देख सकते हैं कि इस एरिया में जो है फॉरेस्ट था, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे भी फॉरेस्ट होगा। बट अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो लोग हैं इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि इधर के पेड़ों को काटा, जस्ट उसको जला दिया। जब जला देंगे तो यहाँ का एरिया बिल्कुल खाली हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो प्लेन होने के बाद ये लोग यहाँ पे जो है फार्मिंग करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कुछ टाइम तक ये लोग यहीं पे करेंगे। जब यहाँ की भूमि अनफर्टाइल हो जाएगी तो ये लोग यहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पे जाएंगे, जस्ट वहाँ के भी ये लोग जंगलों को काटेंगे, जलाएंगे, और इस तरीके की खेती को ये लोग प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा जो विषय है वो आपका गहन जीविका निर्वाह कृषि, यानी कि प्रारंभिक के बाद व्यक्ति ने जो करना स्टार्ट किया वो था गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की कृषि उस स्थान पर की जाती है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। इस प्रकार की कृषि में कृषक का पूरा परिवार जो होता है कृषि के क्रियाकलाप में लगा रहता है, यानी कि जो कृषक होता है, फार्मर होता है, उसकी पूरी फैमिली मिलकर इस प्रकार की खेती को करती है। इस प्रकार की कृषि में जो भूमि का आकार होता है काफ़ी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि मान लो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे ऑब्वियसली एक परिवार में उनके कई बेटे हो सकते हैं, बेटियाँ हो सकती हैं, तो जो ज़मीन है ना कई टुकड़ों में जो है बट जाती है। ठीक है, कई टुकड़ों में ज़मीन बट जाती है, इसलिए भूमि जो होता है छोटा छोटा होता है। कृषि कार्य के करने के लिए प्राकृतिक तरीके यानी कि गाय के गोबरों का इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का जो आकार है ना वो यहाँ पे क्या होता है, छोटा होता जाता है। अब मान लो एक लड़का था, उसके 2 बेटे हुए, उसकी प्रॉपर्टी बस इतनी बड़ी थी तो ये और छोटी हो जाएगी। इसका बेटा हुआ, उसके 3 बेटे हुए तो और प्रॉपर्टी छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है भूमि का आकार छोटा होता जाता है। और इसके अंदर भी जो है 2 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला हमें देखने को मिलता है चावल प्रधान, यानी कि एक में चावल जो है ना मुख्य फसल होती है, और एक होता है चावल रहित, जिसमें जो चावल जो है ना वो मुख्य फसलें नहीं होती हैं। तो गहन जीविका निर्वाह कृषि का भी 2 टाइप्स है, चावल प्रधान जिसमें चावल अहमियत है, चावल ही सब कुछ होता है, जैसे बिहार या वेस्ट बंगाल के रीजन में होता है, और एक हो गया चावल रहित जो पंजाब वाले इलाके में होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो फार्मर का परिवार मिलकर काम करता है। तो एक चावल प्रधान जिसमें चावल की इंपॉर्टेंस है, एक चावल रहित जिसमें चावल की कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। उसका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। नाम से पता चल रहा है वाणिज्य, कमर्शियल, व्यापार। ठीक है, यानी कि ऐसी कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, व्यापार के लिए ही की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि में व्यापार के दृश्य से की जाती है। ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से इस प्रकार की कृषि को की जाती है। इसमें अधिक पूंजी लगता है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब हम व्यापार के उद्देश्य से सोच रहे हैं, ठीक है, तो पैसा हमें ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेबर का जो कॉस्ट है ज़्यादा लगेगा। मजदूर कैसे चाहिए, दक्ष, बेहतर चाहिए। भूमि कैसी होनी चाहिए, बड़ी सी भूमि होनी चाहिए। परिवहन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। संचार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फसलों को कैसा देखा जाएगा, वैज्ञानिक तरीक़ों से इसकी देखरेख की जाएगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, चाय और कॉफ़ी इसके समानांतर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि बड़े लेवल पे की जाने वाली खेती होती है जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, श्रम बहुत ज़्यादा लगते हैं, दक्ष लोगों की ज़रूरत होती है, भूमि बड़ी होनी चाहिए, परिवहन होना चाहिए, संचार बेहतर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी फसलों को उगाया जा रहा है उसको वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिकली तरीके से उसकी देखरेख करनी चाहिए। चाय और कॉफ़ी इसके उदाहरण हैं, और भी कई सारे इसमें आते हैं जो लोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना रोपण कृषि, यानी कि इस प्रकार की कृषि में आप देख सकते हैं पौधों को रोपा जाता है, बोया जाता है, इसलिए इसको रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। पूंजी अधिक लगती है पौधों को लाने में, पौधों की देखरेख करने में। भूमि का आकार बड़ा होता है क्योंकि भाई पेड़ बहुत सारे लगाने होते हैं। श्रम बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए लेबर वगैरह को लेके। परिवहन की कुशल व्यवस्था, परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, वृक्षों की देखरेख के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि वृक्षों को कैसे देखा जाएगा, क्या उसकी देखरेख होती है। कृषि जो है वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इनका, व्यापार करना होता है।
ठीक है। ज़्यादातर जो इनका उद्देश्य होता है ट्रेड करना होता है, व्यापार करना होता है, इनका एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के फसलों के मौसम को लेके। तो भारत में जो है ना 3 तरीके के हमें मौसम देखने को मिलते हैं। अगर आपके पेपर में सवाल आता है कि भारत में फसलों के मौसम के बारे में बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये समझना है कि भारत में जो फसलों के मौसम है वो 3 तरीके के हैं। एक रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। ठीक है। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स लिख रहा हूँ, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, फिर 1 and 2। ठीक है। तो रबी की फसलें अक्टूबर से लेकर मार्च के टाइम में होती है। इसमें जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, गोभी हो गया, इनको उगाया जाता है क्योंकि इस टाइम का क्लाइमेट ही थोड़ा वो ठंडा क्लाइमेट रहता है। और ये जो इलाका है पंजाब, हरियाणा, वेस्ट जो उत्तर प्रदेश है, इन इलाकों में इस प्रकार की खेती जो की जाती है। ठीक है। और दूसरा हो गया आपका खरीफ की फसलें। ये हो गया आपका जून से सितंबर में होगा। धान और बाजरा इसकी मुख्य फसलें हैं। ये क्षेत्र है बिहार और केरल, जहाँ पर इस प्रकार की खरीफ की फसलों को उगाया जाता है, यानी कि चावल इसमें मेन है। और इस प्रकार की कृषि को जो है ना पानी ज़्यादा चाहिए, जल की अत्यधिक मांग होती है, बट इसको इतनी मांग पानी की नहीं होती। ठीक है, इसको इतनी ज़्यादा मांग नहीं होती। उसके बाद आपका जायद फसलें, ये अप्रैल से जून के टाइम में होता है। और इसमें तरबूज एंड खरबूज जितने भी है ना, गर्मी के टाइम में जो आते हैं कुछ फ्रूट्स वाटर से रिलेटेड, तो ये इस टाइम में ज़्यादा होते हैं। तो भारत में जो फसलों के मौसम की बात करें तो 3 तरीके के फसलों के मौसम देखने को मिलते हैं। एक रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। अक्टूबर से लेकर मार्च रबी होता है और गेहूं, मटर, गोभी इसके मुख्य फसलें हैं। क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश इसके क्षेत्र हैं। उसके बाद हो गया आपका खरीफ की फसलें, जून से लेकर सितंबर में होता है। धान, बाजरा क्षेत्र बिहार और केरल। जायद की फसलें अप्रैल से जून, तरबूज, खरबूज इसके बेसिक उदाहरण हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के मुख्य फसल को लेके। भारत की जो मुख्य फसल है, देखो भारत में जो है वो 4 तरीके की फसलें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो पहली जो फसल है वो है खाद्य फसलें, यानी जिसको हम खाते हैं, उनमें गेहूं, धान जैसी फसलें आती हैं। नकदी फसलें जिसे हम खाते नहीं हैं, ट्रेड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, इसमें कपास एंड जूट जैसी फसलें आती हैं। उसके बाद हो गया आपका व्यापारिक फसलें, जिसको हम ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फल और फूल हो गया। पेय फसलें जिसको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, यानी कि जो चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, ये आ जाते हैं इसमें। ठीक है। तो अभी हमने ये बात कर लिया कि भारत की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो 4 तरह की भारत में जो है फसलें होती हैं। तो जब हमने इसको समझ लिया तो अब हम समझते हैं, पेपर में सवाल भी आता है कि फसलों को दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इनकी बुआई, कटाई, इनके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, वर्ष में वर्षा कितनी होनी चाहिए, कौन से स्टेट हैं। तो ये चीज़ मैंने सपोर्ट मटेरियल से उठाया है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि मैंने सोर्स में लिख लिया है कि जो 10th क्लास के जो सपोर्ट मटेरियल्स है उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था, तो मैंने इसको वहाँ से उठा लिया है और जस्ट मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका। तो देखो, फसल है चावल। बुआई का टाइम है इसका जून एंड जुलाई में इसकी बुआई होती है। कटाई होती है इसकी सितंबर से लेकर अक्टूबर में। ठीक है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। बारिश भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। स्टेट कौन से, यूपी एंड पंजाब। तो चावल को लेके आपको 2 चीज़ क्लियर होना चाहिए, राज्य है यूपी और पंजाब, तापमान 25 से ज़्यादा, बारिश 100 से ज़्यादा होना चाहिए। जून जुलाई में बुआई होती है तो सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होगी। ठीक है। इतना चीज़ आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका गेहूं का जो सीज़न है वो नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है। अप्रैल और मई में इसकी कटाई होती है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से 24 एंड वार्षिक वर्षा 50 से 75 के बीच में। पंजाब एंड यूपी इसके मेन रीजन है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मक्का। जून एंड जुलाई में इसकी बुआई हो रही है, सितंबर अक्टूबर में कटाई होगी। तापमान चाहिए 21 से 27 के बीच में। वर्ष में वर्षा होनी चाहिए 50 से लेकर 100 में। कर्नाटक एंड यूपी मक्का के लिए फेमस है। गन्ना जनवरी से लेकर मार्च में बुआई, कटाई होगी दिसंबर से लेकर मार्च में। टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से लेकर 27 तक में। वर्ष में वर्षा कितना चाहिए, 75 से लेकर 100 तक के बीच में। यूपी और तमिलनाडु फेमस है। और आपको पता होगा कि जो गन्ना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन गन्ना का है कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, यूपी के अंदर होता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका चाय। अप्रैल से लेकर जून और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में। अप्रैल से लेकर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर कुछ नहीं होता। अक्टूबर और दिसंबर में फिर से इसकी बुआई होती है और कटाई 7 से 12 दिन में इसकी कटाई होती है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं।
तापमान चाहिए 21 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। असम, वेस्ट बंगाल इसके मेन एग्जाम्पल हैं। तो आपको पता भी होगा कि जो असम है वो चाय में अग्रणी राज्य है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कपास को लेके। असमान है, इसकी बुआई कभी भी असमान रूप से हो जाती है, अनइवन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में इसकी बुआई होती है। कटाई भी इसी सिलसिला में अलग अलग जगह पे इसकी बुआई होती है अलग अलग तरीके से, और अलग अलग तरीके से कटाई भी होती है। टेम्परेचर है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वर्षा चाहिए आपको 50 से 120 सेंटीमीटर के लगभग। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक इसके मेन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जूट। फरवरी में निम्न भूमि और मार्च में उच्च भूमि। यानी कि जब फरवरी का टाइम आता है तो एक तो उच्च भूमि होती है, यानी कि पहाड़ी वाला इलाका जो होता है, इन सब इलाकों पे तो ये मार्च से लेके मई में होगा। लेकिन जो नीचे वाला जो इलाका है ना, उसमें जो जूट का जो प्रोडक्शन खेती जो है फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। कटाई होगी इसकी जुलाई से लेके अक्टूबर तक के बीच में। टेम्परेचर चाहिए 25 से ज़्यादा। वार्षिक वर्षा 160 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। जो मेन राज्य हैं, मेन स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार इसके मुख्य राज्य हैं, ठीक है। तो आपको ये हल्का हल्का तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये फसलें हैं, ये यहाँ पे इनकी बुआई मैंने लिख दी है, यहाँ मैंने इसकी कटाई बताई है, टेम्परेचर बताया, वार्षिक वर्षा बताया, स्टेट बताया। तो आप इनको पढ़ें, समझें। एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि इस फसलों के बारे में बताओ या उसकी पूरी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताओ, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई इस टाइम में इसकी इन चीज़ों की बातें होती हैं, ठीक है। तो चले हम अपने अगले टॉपिक पे। तो देखो अगला टॉपिक अपना कृषि में सुधार, यानी कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में देखो सुधार को लेके दो चीज़ें। पहला जो सुधार है वो है प्रौद्योगिकी को लेके, आप टेक्नोलॉजी को लेके कर दें, और दूसरा है आपका संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल को लेके कर दें, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल को लेके जो मेडाइवल या एंशिएंट टाइम था उसमें होता रहा है, यानी कि भूमि की चकबंदी कर दी गई, भूमि की हदबंदी कर दी गई, भूमि के रिकॉर्ड रखे गए, जमींदारी व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया गया, पट्टेदारी व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि भूमि बिखरे हुए होते थे। सरकार ने ये सोचा कि भाई प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है, तो हम सभी भूमि को एक कर दें। जब हम सभी भूमि को एक कर देंगे तो व्यक्ति एक ही जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। भूमि के रिकॉर्ड नहीं होते तो भूमि के रिकॉर्ड रखे गए। पहले जो जमींदारी सिस्टम्स थे, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, पट्टेदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरीके के जो सुधार है ना, इसको इंस्टीट्यूशनल चेंजिंग कहते हैं, संस्थागत सुधार कहते हैं, ठीक है। और एक सुधार होता है टेक्नोलॉजिकल, यानी कि हम तकनीक की सहायता से हम किस तरीके से कृषि में सुधार कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आपने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। 1960 के टाइम में चला था ये हरित क्रांति, ठीक है। और इसके साथ हम उच्च किस्म के बीज लेके आ जाएं, हम तकनीक का डेवलपमेंट कर दें, तकनीक का विकास कर दें। तो इस तरीके की जो चेंजिंग है ना, ये आपको टेक्नोलॉजिकल चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम कृषि में सुधार की बात करते हैं तो कृषि में हम दो तरीके से सुधार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस बना के, इंस्टीट्यूशनल को बेस बना के, संस्था को बेस बना के। तो संस्था को बेस बना के एंशिएंट टाइम में होता रहा है, भूमि की चकबंदी की गई, भूमि की हदबंदी की गई, भूमि के रिकॉर्ड रखे गए, जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया, पट्टेदारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो चेंजिंग है ना 1960 से आने स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हरित क्रांति मेन है, ठीक है। तो हरित क्रांति जो मेन है, तो हरित क्रांति के बारे में जो भारत में PS स्वामीनाथन जो हैं, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, उन्हें इसका फादर कहा जाता है इंडिया में। बट अगर आप वर्ल्ड वाइड हरित क्रांति की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड हरित क्रांति के जो फादर हैं उनको PS स्वामीनाथन जी नहीं हैं, वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो जर्मन के एक वैज्ञानिक हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही नॉर्मन बोरलॉग ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। बाद में इंडिया में PS स्वामीनाथन ने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, हाई बेस पे बीज होते थे, तकनीक डेवलपमेंट था, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति आपको तो पता है। तो हरित क्रांति की कुछ सकारात्मक चीज़ भी, अगर पेपर में आपसे पूछता है कि हरित क्रांति क्या है, तो आप बताओ कि हरित क्रांति जो है वो 1960 के दशक में चला था, और इसको PS स्वामीनाथन जैसे मुख्य अर्थशास्त्रियों ने इसको चलाया था, ठीक है। और उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति में क्या था,
उच्च किस्म के बीज थे, तकनीक का विकास था, ठीक है, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से हो रहे थे, ठीक। बट उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले और उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव क्या थे कि देशों का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, समाज में परिवर्तन देखने को मिला, पौधों की उपज में वृद्धि हुई, फसलों में वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये जो इसके प्रभाव हैं, ये हैं इसके सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। यानी कि हरित क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव हैं उसमें फसलों में वृद्धि हुई, पौधों में वृद्धि हुई, देश का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, ये ऐसे कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं। लेकिन इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला, जैसे असमानता। कैसे? मान लो यहाँ पे मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ, यहाँ बिहार है, यहाँ पंजाब का रीजन है, तो इन लोगों ने भी इसको अडेप्ट किया, इन लोगों ने भी अडेप्ट किया, बट ये लोग ठीक तरीके से, बिहार ये जो रीजन है इसने ठीक तरीके से एग्रीकल्चर पे काम नहीं किया, हरित क्रांति से सही बेनिफिट नहीं मिला, बट इन स्टेट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो आज जो ये स्टेट है ये काफ़ी रिच हैं, और ये इधर वाले जो स्टेट हैं वो क्या है, बहुत ही पुअर है, वो आज भी ये लेबर बन के इन एरिया में काम करने के लिए जाते हैं। तो इससे हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ, असमानता आ गया, इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। तो इनइक्वालिटी आ गई। दूसरा क्या है, सब लोग तक पहुँच नहीं, सभी लोगों तक ग्रीन रिवॉल्यूशन ठीक तरीके से पहुँचा नहीं, सॉइल इरोजन्स हो गए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो गया, लोगों के हेल्थ पे इफेक्ट हुआ, लैंडस्लाइड्स हो गए, वृक्षों की कटाई हो गई, ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एम था वो यही था कि हम बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, लालच में पड़ गए कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम जो है करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में सवाल आता है कि हरित क्रांति क्या है, तो आप बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है, इंडिया लेवल पे वो बताइए, वैश्विक स्तर पे हरित क्रांति के जनक क्या है उनको बताइए, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या, तो आप बताइए कि फसलों में वृद्धि हुई, पौधों की नई उपज आया, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला, देश का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और वहीं अगर आपसे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव पूछता है तो आप बताइए कि असमानता बढ़ गई, सभी लोगों तक पहुंच नहीं हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, मृदा अपरदन हो गया, भूस्खलन हो गया, वृक्षों की कटाई हुई, ठीक है, अत्यधिक सिंचाई हुई, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई। तो ये ऐसे कुछ लॉसेस हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ठीक है। तो आगे चलें, तो आगे ये समझना है फूड सिक्योरिटी को लेके, खाद्य सुरक्षा को लेके। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, वर्तमान समय में जो है खाद्य में असुरक्षा आ रहा है, यानी कि सभी लोगों तक जो भोजन है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, इसको खाद्य असुरक्षा कहते हैं, ठीक है। तो खाद्य असुरक्षा के पीछे कौन कौन से कारण हैं, तो पहला हो गया उत्पाद, फिर हो गया आपका उपभोक्ता, और तीसरा हो गया आपका पहुंच। 3 कारण है। पहला उत्पाद, अगर उत्पाद में कमी होगी तो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। उपभोग, उत्पादक, उपभोग और पहुंच। उपभोग, अगर महंगाई बढ़ गई तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। पहुंच नहीं होगी लोगों तक, ठीक है, अगर युद्ध हो गया या इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो लोगों तक पता लगा कि खाना ही नहीं पहुंच रहा है, तो फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा करने की ज़रूरत है, खाद्य सुरक्षा करने की ज़रूरत है। तो खाद्य सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, तो हम बफर स्टॉक्स बनाएं, पौधों की उपज पे ध्यान दें, महंगाई पे कंट्रोल करें, लोगों तक आयात स्थिति में उपलब्ध करवाएं, आपात स्थिति में। इसके साथ उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दें, प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान दें, ठीक है। तो जो ये टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी की बात इसलिए होती है क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है, खाद्य असुरक्षा देखने को मिलती है। तो खाद्य असुरक्षा क्यों देखने को मिलती है, अगर उत्पाद कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो खाद्य असुरक्षा देखने को मिलेगा। उपभोग नहीं होगा, यानी कि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे उसको, तो खाद्य सुरक्षा देखने को मिलेगा। लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तब भी खाद्य सुरक्षा होगा। तो इसको बचाने के लिए, खाद्य सुरक्षा को लाने के लिए हमें बफर स्टॉक बनाना चाहिए, पौधों की उपज को बढ़ाना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, लोगों को आपात स्थिति में खाना पहुंचाना चाहिए और उत्पाद बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक, ये सारे विषय अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एक बार मैं गो थ्रू हो जाऊँ कि मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसके इंट्रोडक्शन को लेके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, 1 बाय 1 हमने इन सभी के टाइप्स को देखा, ठीक है। एंड भारत में फसलों के कौन कौन से मौसम है उस पर हमने बात की, मुख्य फसलें कौन सी हैं उस पर बात की, क्या क्या उनके लिए क्या क्लाइमेट है, क्या बारिश होना चाहिए, कौन से स्टेट हैं, हमने इस पर बात किया। कृषि में क्या कौन से सुधार करने की ज़रूरत है, इस पर बात किया।
इसके साथ सबसे मेन जो टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस पर भी हमने बात किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या, फादर कौन है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड फादर कौन है इसके, इसमें क्या हुआ, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। जैसे उसके बाद हमने देखा कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि खाद्य असुरक्षा है, तो खाद्य सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने इसकी कुछ चीज़ों पे बात किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट एंड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू।